हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 15 और 16 फरवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मॉरिशिया से। मॉरिशिया क्या है? प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि मॉरिशिया क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है मॉरिशस। पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये हिंद महासागर, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और ये इसके पास में एक छोटा सा द्वीपीय देश है मॉरिशस। तो इसके नीचे एक पूरा द्वीप दबा हुआ होने की संभावना है कि इस मॉरिशस द्वीप के नीचे भी एक द्वीप दबा हुआ है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि शुरू में पूरा का पूरा जो स्थलमंडल था वो एक था और उसको नाम दिया जाता था पैंजिया, और इसके चारों तरफ एक समुद्र था जिसको बोला जाता था पैंथालासा। बाद में इस पैंजिया के टुकड़े हुए और महाद्वीप का वैगनर सिद्धांत, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं में एक टुकड़ा था जो इसके नीचे दबा हुआ मिला है और जिसको बोला गया है मॉरिशिया। ये महाद्वीपीय विस्थापन के समय किसी कारण से समुद्र में समा गया था। इसकी खोज कैसे हुई है? तो ब्रिट्स विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्री हैं लेविस एस बेल। इन्होंने मॉरिशस द्वीप में अनियमित गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन की खोज ये कर रहे थे। तो उनको यहाँ पर करोड़ों वर्ष पुराने जिरकान के क्रिस्टल मिले और जिससे उन्होंने ये संभावना व्यक्त की है कि मलबे के नीचे दबा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी भौगोलिक खोज संभव नहीं है क्योंकि ये लाखों साल तक निकलने वाले ज्वालामुखी के मलबे के नीचे दबा हुआ है। दरअसल है क्या, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ बाकी पृथ्वी से की तुलना में अगर देखें तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो ज़्यादा था। तो ये जानना चाहते थे कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्यों ज़्यादा है। तो निष्कर्ष निकला कि इसके नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशिया। हमें बस ये ध्यान रखना है मॉरिशिया क्या है प्रीलिम्स के लिए। अगर ये अंत महासागरीय द्वीप है तब भी आप ठीक कर देंगे, और अंत महासागरीय महाद्वीप आए तब भी आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ भी प्रीलिम्स के हिसाब से है कि ग्लोरिया नोल्स क्या है। तो ग्लोरिया नोल्स आप ध्यान रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको पता ही होगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ में ज़मीन का एक विशाल टुकड़ा पाया गया है जिसको नाम दिया है इन्होंने ग्लोरिया नोल्स। और ये ध्यान रखना कि इस टुकड़े की जो खोज हुई है वो हुई है 3D मल्टी बीम मैपिंग से। 3D मल्टी बीम मैपिंग क्या होती है इस पर डिटेल में कभी फिर बात करेंगे। अभी बस ये देख लेते हैं कि इस तरह से यहाँ से कुछ बीम भेजी जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर आती हैं और ये इसकी जो 3D इमेज है वो प्राप्त कराती हैं। तो बस इतना ध्यान रखना 3D मल्टी बीम मैपिंग, आगे कभी डिटेल में देखेंगे। ये न्यूज़ भी प्रीलिम्स के लिए है। इस ज्वालामुखी का नाम है, आप ध्यान रखना, कोलिमा ज्वालामुखी, या इसी को बोलते हैं फायर ज्वालामुखी। कहाँ पर है? मैक्सिको में। बस इतना ध्यान रख लेना, काम चल जाएगा। ये 3 फरवरी को फट गया था और इससे वहाँ के पूरे क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई तक, लगभग 3-4 हज़ार फीट की ऊंचाई तक धूल व गैस के कण वहाँ पे सब में फैल गए थे, तो इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा। तो कल हमने आपको एक न्यूज़ कराई थी पिछले वाले लेक्चर में कि देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गई और उन्होंने एक ही दिन में लगभग 3,50,000 मामले निपटाए। तो वहाँ पे बताया था कि ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है इसने इन लोक अदालतों को लगवाया था और कहा था कि इसको आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो कुछ लोगों ने इसको पूछा है तो इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये क्या है और लोक अदालतें क्या हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसको शुरू से देखते हैं कि भारत में कानूनी सहायता के क्या प्रावधान है। पहले देखते हैं संविधान में। संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार, उसका अनुच्छेद 14 वो कहता है विधि के समक्ष सबको समता मिलेगी। और अनुच्छेद 22, तो 22 में जो 22(2) है उसके अनुसार कि जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार होगा। जो अनुच्छेद 22 है वो हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये 22(1), 22(3) ये काम के नहीं है। 22(2) को देख लेते हैं अभी। तो ये तो मौलिक अधिकारों में कहा गया है। बाकी भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, इसमें है अनुच्छेद 39 का, ये निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं इन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है। आप सभी जानते हैं कि संविधान में हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानूनों के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो हमारे उपरोक्त लक्ष्य हैं आर्टिकल 14, 22 एंड 39 का, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 1987 में हमने कानून बनाया विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत ये संस्था बनाई गई है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा। तो देखते हैं ये नालसा क्या क्या काम करता है। तो आप इसमें डिटेल में पढ़ लेना, ये देख लेना कि नालसा जो है उसका मुख्यालय दिल्ली में है प्रीलिम्स के लिए। और एक ये कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं और ये या उच्चतम न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो काम करता है मुख्यतः 3 काम करता है ये। एक तो विधि साक्षरता, लोगों में कानून के लिए साक्षरता के लिए ये काम करता है।
दूसरा, जो सुपात्र लोग होते हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। मतलब इसके लिए कुछ पात्रता है कि जो जो लोग पात्र होंगे केवल उन्हीं को सहायता प्रदान की जाएगी। इसको अभी नीचे देखेंगे कौन कौन लोग हैं। 2 काम हो गए इसके, पहला विधि साक्षरता, दूसरा उनको कानूनी सहायता प्रदान करना, और तीसरा इसका काम है कि लोक अदालतों का संचालन करना और लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान करना। तो ये 3 काम प्रमुखता करता है। ये जो कानूनी सेवाएं मुफ्त में प्रदान करता है उसमें क्या क्या सेवाएं होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। कि कोई कानूनी कार्रवाई है उसमें जो फीस लगती है, वकील उपलब्ध कराना, और कानूनी कार्रवाई के दौरान जो प्रमाणित प्रतियाँ होती हैं उनको प्राप्त करना, और कानूनी कार्रवाई के दौरान जो पेपर वर्क होता है वो आप इसमें पढ़ लेना। किन किन लोगों को इससे सहायता मिल सकती है तो वो भी लिखा हुआ है। कुछ बताने का कुछ है नहीं, सब पढ़ने का है। पढ़ लेना कि महिला और बच्चों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, तो ये सब आप इसमें पढ़ लेना। नालसा ने क्या क्या योजनाएं चलाई हुई हैं तो इसने काफ़ी योजनाएं चलाई हुई हैं। कानूनी सहायता स्कीम, इसके तहत जो वकील नहीं अफोर्ड कर सकते उनको वकील प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्थायी और निरंतर रूप से लोक अदालतें लगाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से 3.5 लाख के आसपास मुकदमों को एक ही दिन में निपटाया गया। और सलाह और समाधान स्कीम है जिसके तहत बातचीत और सुलह सफाई के माध्यम से मामले निपटाए जाते हैं। विधिक साक्षरता स्कीम, जो संभावित ज़रूरतमंद है, मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि किसी का केस चल रहा है उसी को, संभावित ज़रूरतमंद में तो हर व्यक्ति आ जाएगा, किसी की भी संभावना है कि उसको कल को शायद ज़रूरत पड़ जाए। तो जो भी संभावित ज़रूरतमंद हैं यानी कि सभी लोगों को बुनियादी जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मांग कर सकें। लोगों को जागरूक करने के लिए काम करता है। अर्ध कानून स्वैच्छिक योजना है, इसमें गाँव में स्वयंसेवियों को तैयार किया जाता है जो इसकी तरफ से काम कर सकें। और कानूनी सहायता केंद्र, कुछ जगह पर केंद्र बनाए गए हैं जहाँ जाकर आप इससे लीगल एडवाइस ले सकते हो। तो हमने देखा था इसके 2 प्रमुख काम थे, एक विधि साक्षरता करना और वकील उपलब्ध कराना। इस सब के लिए इसने ऊपर अब तक क्या क्या किया है वो हमने देख लिया। तीसरा काम था इसका लोक अदालतें लगाना। ये प्रीलिम्स के लिए काम का हो सकता है कि कौन से केसेस को लोक अदालत में ले जाया जा सकता है, जो लोक अदालत के निर्णय हैं उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, ऐसा किस प्रावधान के तहत होता है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। पहले देखते हैं लोक अदालतें होती क्या हैं। लोक अदालत का एक मंच है जहाँ अदालतों में विवादों या लंबित मामलों या पूर्व मुकदमेबाजी की स्थिति से जुड़े मामलों का समझौता या सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाता है। मतलब वहाँ दोनों पक्ष बैठते हैं और वो आपस में किसी समझौते पर पहुँच जाते हैं। दरअसल होता क्या है, जैसे किन्हीं 2 पक्षों में कुछ झगड़ा हुआ और बाद में वो कुछ प्रक्रिया से परेशान हो गए और सोचने लगे कि अरे नहीं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, तो वो लोग यहाँ पे बैठ के समाधान कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो जो उनके ऊपर केस था वो असमनीय होना चाहिए, मतलब कि वो कोई बहुत बड़ा केस नहीं होना चाहिए जिसमें क्षमा दी जा सके, केवल उसी तरह के केस होने चाहिए। दूसरी बात कि ये संवैधानिक हैं या वैधानिक हैं, तो आप ध्यान रखना कि जो लोक अदालतें हैं उनको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। वैधानिक मतलब जिसके लिए कानून बनाया गया हो, और संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख हो। तो आप ध्यान रखना कि इनको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। एक प्रीलिम्स में काम आएगा कि ये वैधानिक हैं, बता दिया कि इनका निर्णय अंतिम होता है और सभी दलों पर बाध्यकारी होता है। किसी भी अदालत के समक्ष इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये आप ध्यान रखना, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, अंतिम निर्णय होता है, बाध्यकारी होता है, किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। कौन कौन केसेस को इसमें ले जाया जा सकता है, तो जो केसेस अदालत में चल रहे हैं यानी कि लंबित प्रकरण हैं उनको भी ले जाया जा सकता है, लेकिन उनको कुछ शर्तों पर ले जाया जाएगा कि ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में लंबित हैं वो पक्षकारों द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा के बिना लोक अदालत में नहीं जा सकते। एक तो कि जो उसके दोनों पक्ष हैं वो न्यायालय से उसकी आज्ञा लें कि हम इस मुकदमे को लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं, और वो लोक अदालत में उसको लेके जाएं, उसका निपटारा हो जाएगा। तो क्या क्या शर्तें हुई? पहली बात, दोनों पक्ष उसके लिए तैयार हों, उनमें से कोई एक पक्ष उसको लोक अदालत में लेकर जाए। और तीसरा तरीका यह है कि अगर कोर्ट को यह संज्ञान हो जाता है कि मामला लोक अदालत में समाधान के लिए उपयुक्त है, तो कोर्ट भी इस प्रकार की सलाह दे सकता है कि इसको लोक अदालत में ले जाया जाए। दूसरे, वो मामले जो अभी तक जिनमें वाद स्थापित ना किया गया हो, इसका मतलब जो अभी तक अदालत में नहीं पहुँचे हैं, उनको भी ले जाया जा सकता है जो उस लोक अदालत के क्षेत्रीय न्यायालय में आते हों। बस इसमें आप ये ध्यान रखना कि लोक अदालत को ऐसे किसी मामले पर वाद अधिकारिता प्राप्त नहीं है जिसमें कोई असमनीय अपराध किया गया हो। मतलब छोटे मोटे अपराध हैं उनके लिए आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ा अपराध आपने किया है, आपने कोई मर्डर कर दिया और फिर चारों लोक अदालत में वो निपटाया जाए, तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। काम कैसे करता है तो बता दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पर भी हैं, जिला स्तर पर भी हैं और तालुका स्तर पर भी हैं। तो वो आप इसमें पढ़ लेना, वो आपको काम आएगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं उसमें अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज
और जो राज्य स्तर पर हैं उसके अध्यक्ष, वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, वो ये सब प्रीलिम्स में चीज़ें काम आ सकती हैं। अगली न्यूज़ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। तो दरअसल है क्या कि दिल्ली में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं परिषद संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन था। उसमें कृषि मंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं, उनको देख लेते हैं। उन्हीं में एक शब्द यह भी था, काफ़ी बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो प्रीलिम्स में उनको काम आ सकती हैं। एक तो उन्होंने एक शब्द लिया यहाँ पे स्टूडेंट रेडी, प्रीलिम्स में आ सकता है स्टूडेंट रेडी क्या है। दूसरा शब्द उन्होंने बोला आर्या, प्रीलिम्स में ये भी आ सकता है आर्या क्या है। एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने आत्मा, तो ये भी आ सकता है कि आत्मा क्या है। ये भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा नहीं है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, इसको भी समझेंगे ये आत्मा क्या है। पहले स्टूडेंट रेडी को देख लेते हैं। ये ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की एक योजना है जिसमें 2016-17 में सभी छात्रों की जो फेलोशिप है को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है। तो बस एक लाइन याद रख लेना, स्टूडेंट रेडी क्या है, ICAR की योजना है, फेलोशिप को बढ़ा दिया गया है इसमें। आर्या क्या है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आप बार बार न्यूज़ पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं कि जो यूथ है वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, और इस तरह का आंकड़ा भी आता है कि प्रतिवर्ष इतने किसान खेती को छोड़ रहे हैं। तो उनको कैसे उसे अटैच किया जाए, कैसे उनको इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, आर्या कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव से 2 युवकों को चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। वे गांव की प्रति भूमि को चिन्हित कर उसे कृषि योग्य बनाने तथा किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्या, इसको आप याद कर लेना आर्या को। आत्मा क्या है, क्यों लाया गया है, तो कृषि को बढ़ावा देने तथा राज्यों को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास का एक निर्णय लिया गया है। मतलब एक कृषि क्षेत्र में युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित एक योजना है। तो आर्या, आत्मा और स्टूडेंट रेडी, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। ये क्या है, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है, और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं NDA गवर्नमेंट में, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 4 योजनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी प्रीलिम्स के लिए। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ पर। आज की नेक्स्ट न्यूज़ है सबके लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और इसको समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये आवश्यक औषधियाँ क्या होती हैं और गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या क्या काम किए हैं वो सब। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आवश्यक औषधियाँ क्या होती हैं। वे औषधियाँ जो बहुसंख्यक लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं आवश्यक औषधियाँ कहलाती हैं, मतलब जो बड़े स्तर पर प्रयोग की जाती हैं। इसलिए वे सदा पर्याप्त मात्रा में, समुचित रूप में तथा जनता द्वारा वहन करने योग्य मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब WHO ये प्रावधान करता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो जनता के एक बड़े समूह के द्वारा बड़े स्तर पर प्रयोग की जाती हैं, वो आवश्यक औषधियों की कैटेगरी में आती हैं और उनको सस्ती दर पे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। WHO ने ही एक आदर्श मॉडल सूची प्रदर्शित की हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार कोई मॉडल लॉ बना देता है, APMC एक्ट एक मॉडल एक्ट है, और राज्य उसके अकॉर्डिंग सुधार करते हैं। ऐसे WHO ने एक मॉडल लिस्ट बनाई हुई है, और इस लिस्ट के अनुसार फिर अलग अलग देशों ने अपने यहाँ लिस्ट बनाई हुई हैं, और इससे संबंधित जो कानून हैं वो बनाए हुए हैं। अब भारत में क्या हुआ उसको देख लेते हैं। भारत में पहले से एक कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो हमें कानून की तो ज़रूरत नहीं थी, हमने इसी कानून में इन प्रावधानों को समाहित किया। हमने बस औषध नीति बनाई 1986, मतलब फार्मास्यूटिकल पॉलिसी हमने एक बना दी 1986 में सबसे पहले। फिर उसमें कुछ संशोधन किए गए 1994 में, 2012 में, 15 में। ये हमारे काम के नहीं है। अभी फ़िलहाल हम देखें तो हमारे पास है औषध नीति 2015। इसके उद्देश्य क्या हैं तो यहीं लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना कि सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना, उनको उनकी फ़िज़िकल और इकोनॉमिकल पहुंच में प्रोवाइड कराना, तो वो सब आप पढ़ लेना। अब होता क्या है, हमने एक नीति बनाई हुई है, उस नीति के अनुसार हमने डिफ़ाइन किया है कि हम किस तरह से किस प्रक्रिया का पालन करेंगे। तो इस नीति के अनुसार सरकार एक औषध मूल्य नियंत्रण आदेश जारी करती है, और इस आदेश के माध्यम से वो बताती है कि किन किन दवाओं को आवश्यक दवाएँ माना जाएगा। और जो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने औषध मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किया था, वो जारी किया था 2015 में। और ये जो औषध नीति है हमारी, इसी में हमने एक संस्था बनाई हुई है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। तो गवर्नमेंट बताती है कि ये 800 दवाइयाँ आवश्यक दवाएं हैं, और फिर इन दवाओं की जो मूल्य तय करता है वो ये संस्था तय करती है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी।
अगर कोई इन मूल्यों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ये करती है, और जो भी उस पर जुर्माना वगैरह लगाया जाता है वो यही संस्था लगाती है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अब चलते हैं आज की न्यूज़ पर। तो हुआ क्या, 2015 में हमने ये औसत सूची जारी की और इसमें लगभग 820 दवाइयों को शामिल किया गया। उससे पहले जो 2013 में सूची जारी की गई थी उसमें 628 दवाएं लगभग इसमें थीं। तो इन दवाओं को सूची जारी कर दी। अब इनके जो मूल्य होंगे वो बताने थे। वो मूल्य कौन बताएगा, इनके कितने होंगे? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। तो ये प्राधिकरण तब से 1 बाई 1 इन दवाइयों के जो मूल्य होने चाहिए उनका निर्धारण कर रहा है। तो अभी हाल ही में इसने हृदय में लगाए जाने वाले स्टेंट की मूल्य सीमा निर्धारित की और गवर्नमेंट ने उसको बारे में जो अधिसूचना है उसको जारी कर दिया। तो ये प्रीलिम्स के लिए हमारे काम का है कि ये स्टेंट होता क्या है। इस कदम से कुछ और न्यूज़ में है उसको देख लेते हैं कि इस कदम से स्टेंट की कीमतों में लगभग 380% की कमी आएगी। और मंत्री जी ने बताया कि बाज़ार में 2 तरह के स्टेंट हैं। बेयर मेंटल स्टेंट, इसकी कीमत लगभग 7,260 रुपये कर दी गई है, और दूसरे स्टेंट हैं ड्रग अल्यूटिंग स्टेंट, इनकी कीमत लगभग 29,600 रुपये की गई है। और बाज़ार में अभी लगभग 10% हिस्सा इनका है और 90% लगभग इनका है। ये सब हमारे काम का नहीं है, बस हमें ये देखना है ये बेयर मेंटल स्टेंट क्या है और ड्रग अल्यूटिंग स्टेंट क्या होता है। प्रीलिम्स में काम आ जाएगा ये। और ये न्यूज़ की ये जो कीमतें तय की हैं वो राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने की हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि सरकार एक आदेश जारी करती है और उस आदेश में फिर जो जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिए मूल्य ये संस्था निर्धारित करती है। चलिए, तो अब तक हमने देख लिया कि राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण क्या है और आवश्यक औसत सूची 2015 क्या है। पर यह स्टेंट क्या होता है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये स्टेंट क्या होता है। तो हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से जब दिल की धड़कन ठीक से काम नहीं करती है तो हृदय की बंद रक्त धमनियों को खोलने के लिए स्टेंट का प्रयोग किया जाता है। पहले आप एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए, ये है स्टेंट, और इसको जो हमारी रक्त की धमनियाँ होती हैं अगर वो कहीं पे ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको खोलने के लिए इस पाइप को डाल दिया जाता है और इसके माध्यम से रक्त का प्रवाह किया जाता है। इस तरह से इसको लगाया जाता है, उसमें ये लगा हुआ है। तो अब इसके माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। तो ये आप समझ गए स्टेंट क्या होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है फिर? मेडिकेटेड यानी कि ड्रग अल्यूटिंग स्टेंट बोलें या फिर मेडिकेटेड स्टेंट या फिर बेयर मेंटल स्टेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो नाम से ही क्लियर है कि इस पर कुछ मेडिसिन लगी हुई होती है और इस पर मेडिसिन नहीं लगी हुई होती है। इससे क्या अंतर आता है कि ये जो आप पाइप देख रहे हो इसमें दवाई नहीं लगी हुई होती है, तो जो ब्लड है वो इस स्टेंट पे ही थक्का जमा देता है कुछ समय के बाद में। मतलब फिर कुछ इस तरह की समस्या हो सकती है कि इसको रिप्लेस कराया जाए। और ये जो मेडिकेटेड होता है ड्रग अल्यूटिंग, इसमें कुछ ड्रग्स या कुछ दवाइयाँ लगी होती हैं जिसके कारण से जो ब्लड है उसका थक्का नहीं जमता है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो हृदय से संबंधित बीमारी हैं वो इससे काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। और इस तरह की जो समस्याएं हैं अभी वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं कि रक्त धमनियों का बंद होना, और जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो उसका भी ये एक कारण है। और इसी न्यूज़ में ये 2 चीज़ें हैं, ये प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं कि फार्मा जन समाधान क्या है और फार्मा सही दाम क्या है। ये प्रीलिम्स में कुछ पूछ लिया जाएगा, फार्मा सही दाम क्या है या फार्मा जन समाधान क्या है। तो आपको तो लगेगा फार्मा सही दाम ये वही केंद्र हैं जो कुछ दिन पहले हमने आपको बताए थे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, लेकिन ये वो नहीं है। ये कुछ मोबाइल ऐप गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। इनके द्वारा अगर कोई हमें कुछ शिकायत है तो हम मंत्रालय को इसके माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं। ये 2 मोबाइल ऐप हैं। और जन औषधि कार्यक्रम हम आपको ये बता ही चुके हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जन औषधि कार्यक्रम, फार्मा जन समाधान, फार्मा सही दाम, और ये जो अभी हमने स्टेंट देखा वो औषध नीति, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें हमको काम आएंगी प्रीलिम्स में। इसरो से संबंधित न्यूज़ है कि उसने 104 सैटेलाइट छोड़े, उसका रिकॉर्ड बनाया, इतिहास रचा। पहले ये रूस के नाम पे था और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी बस आप ये जान लो कि जब हम इसरो के किसी कार्यक्रम के बारे में बात करते थे, इसरो ने मंगल पे यान भेजा या ये सब, तो हम एक प्रमुख आलोचना सब लोगों के पास होती थी कि हमें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो गरीब समुदाय हैं, पहले हमें उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए और बाद में कुछ इस तरह के अभियान भेजने चाहिए। तो अब वो आलोचना एक तरह से समाप्त हो जाएगी
क्योंकि इसरो अब बहुत बड़े स्तर पे विदेशी सैटेलाइट छोड़ रहा है, तो अब तो वो खर्चे की जगह और वहाँ से उसको अर्निंग होगी, हम 4x वहाँ से अर्न करेंगे। बाकी इसरो की उपलब्धियाँ और ये जो इसमें कार्टोसैट सैटेलाइट छोड़ा गया है, ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी आज की नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली आप सभी जानते हैं, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये एक संघ शासित क्षेत्र है। तो दिल्ली में जब से आपकी गवर्नमेंट आई है तब से वहाँ पे कुछ विवाद चला हुआ है। जो आपकी गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम चूँकि चुन के आए हैं, सारे डिसीजन हम लेंगे। उपराज्यपाल कहते हैं नहीं, संविधान के अनुसार जो डिसीजन लेने की पावर है वो हमारे पास है। तो ये विवाद चला हुआ था। दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है और वहाँ जाके कहती है कि उसके पास विधानसभा के दायरे में आने वाले मामलों को लेकर विशेष कार्यकारी अधिकार हैं और ना तो केंद्र सरकार और ना ही राष्ट्रपति या उपराज्यपाल इन अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। आप गवर्नमेंट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। अब ये संविधान पीठ क्या होती है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि जिस पीठ में या जिस बेंच में कम से कम 5 जज होते हैं उसको बोलते हैं संविधान पीठ। 5 जज की, 7 जज की, 9 की, 13 की, अभी तक सबसे बड़ी बेंच 13 जज की शायद केशवानंद भारती के मामले में बैठी है। तो ये संविधान पीठ होती हैं जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं। संवैधानिक पीठ को इसको क्यों भेजा गया, तो जिस पीठ के पास ये था उन्होंने कहा कि मध्य मार्ग इसमें अपनाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार की कुछ शक्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर गौर किए जाने की ज़रूरत है कि ये शक्तियाँ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार होंगी या दिल्ली सरकार के नज़रिए के अनुसार होंगी। तो ये जो डिसीजन होगा एक लैंडमार्क डिसीजन होगा, हम इसका वेट करेंगे। जब भी इस पर कुछ नया अपडेट होगा तब इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ भी उच्चतम न्यायालय से ही संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और अब उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 28 हो गई है। जो हमारे पिछले CJI थे वो इसमें काफ़ी भावुक हो गए थे किसी सेमिनार में, तो काफ़ी चर्चा में ये मुद्दा था। तो एक तो आप ये ध्यान रखना, NJAC संविधान संशोधन करके NJAC लाया गया था, लेकिन फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। इस पर हम पूरी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि इसको गैर संवैधानिक घोषित किया गया, फिर क्या वहाँ से सुझाव दिए गए। प्रमुख सुझाव ये दिए गए थे कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी को और पारदर्शी किया जाएगा। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम पे अभी फिर से एक क्वेश्चन मार्क उठा है। ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन का जो मामला है उसमें कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही इनकी नियुक्ति की गई। तो ऐसा कैसे हो गया कि उनके टेम्परामेंट को लेकर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि इस तरह के आदमी को जज नहीं होना चाहिए, उनका बहुत हाई टेम्पर में रहते हैं। तो कहा गया कि पहले तो कॉलेजियम सिस्टम ने उनको नियुक्त किया और फिर दो साल के बाद में रिव्यू करना होता है, तो रिव्यू में भी उनको पास कर दिया गया। तो कॉलेजियम सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और आप ये भी देख लेना कि उच्चतम न्यायालय में जजों की वर्तमान संख्या कितनी है, कि अभी 5 अपॉइंटमेंट के बाद में 28 जज हुए हैं, अभी भी पद खाली हैं, तो कुल कितने पद हैं ये सब आप अपनी बुक में देख लेना। कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाता है और पूरी प्रक्रिया आप अपनी किसी भी जो भी आप पॉलिटी बुक है आपके पास उसमें देख लेना। एक छोटी सी न्यूज़ भगत सिंह से संबंधित थी, ये चर्चा में है, न्यूज़ में था कि जिस गन से इन्होंने जॉन सैंडल्स की हत्या की थी उसको म्यूजियम में रखा जा रहा है, लोग उसको देखेंगे, डिस्प्ले किया जा रहा है इसको। तो ये जो घटना थी 1928 की, हिस्ट्री में आप इसको पढ़ लेना, हिस्ट्री में हो सकता है प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बना दिया जाए। आज की जो अगली बड़ी न्यूज़ है वो राष्ट्रगान से संबंधित है। राष्ट्रगान पे भी इस बार प्रीलिम्स में या फिर एथिक्स के 4th पेपर में या GS 2nd पेपर में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो इसको देखने से पहले कहानी सुन लेते हैं। 2001 या 2 में करण जौहर की एक पिक्चर आई, कभी खुशी कभी गम। एक रिटायर्ड सरकारी अफसर श्याम नारायण चौक से इस पिक्चर को देखने गए। तो इस पिक्चर में लास्ट का एक सीन था कि काजोल और शाहरुख खान, उनका एक बेटा है जो कि मंच पे खड़े होकर नेशनल एंथम गा रहा था और शायद इंग्लैंड या कहीं का वो सीन दर्शाया हुआ था। तो वहाँ पे वो नेशनल एंथम गा रहा था, तो काफ़ी इमोशनल सीन था कि वो एंथम गाता रहता है और जैसे वो गाना शुरू करता है तो केवल काजोल, शाहरुख खान और उनकी जो फैमिली होती है वो खड़ी होती है, धीरे धीरे करके बाकी सब लोग भी खड़े होने लगते हैं और बाद में वो बच्चा नेशनल एंथम के 4-5 शब्द को भूल जाता है, तो फिर काजोल उन शब्द को पूरा करती हैं। तो काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया गया था। तो उसमें हुआ क्या, जब ये नारायण चौक से इस मूवी को देख रहे थे तो जैसे ही राष्ट्रीय गान बजना उसमें शुरू हुआ तो ये खड़े हो गए और इनके पीछे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने इनके साथ में अभद्रता की कि भाई बैठ जा, पिक्चर देखने दे, मतलब काफ़ी बदतमीजी से इनके साथ बात की गई। तो इन्होंने
उसके विरोध में ये पिक्चर हॉल के बाहर प्रदर्शन पे बैठ गए और सत्याग्रह इन्होंने किया कि नेशनल एंथम है तो उसके सम्मान में लोगों को खड़े होना चाहिए। फिर ये वहाँ के डीएम के पास में गए। भोपाल की ये घटना है कि भोपाल में ये उस मूवी को देख रहे थे। फिर ये डीएम के पास जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि इस तरह का केस है तो नेशनल एंथम में लोगों को खड़ा होना चाहिए। वो कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं कि हाँ लोगों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लोग खड़े नहीं होते हैं। फिर ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर उस समय जज होते हैं जस्टिस दीपक मिश्रा। तो ये एक आदेश जारी करते हैं, जिस आदेश में मुख्यतः 2 बातें कही जाती हैं। पहली बात तो कही जाती है कि जब नेशनल एंथम बजाया जा रहा है तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि पिक्चर को देखते समय लगता है कि वो बच्चा जो है वो लास्ट के 4-5 शब्द भूल गया और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दरअसल में ये जो गलती है ये निर्देशक ने, निर्माता ने जानबूझ के की है कि उन्होंने उसको जानबूझ के 5 शब्द भुलाए और उस नेशनल एंथम का भावनात्मक प्रयोग किया, उसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया गया है। और ऐसा प्रयोग करते समय वो ये भूल गए कि वो एक महान देश भारत के राष्ट्रगान के का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो उस पिक्चर पे उन्होंने बैन लगा दिया। तो ये 2 डिसीजन। इस बैन के खिलाफ में फिर जो ये लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बैन को हटा देता है और सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि अगर किसी पिक्चर या डॉक्यूमेंट्री के बीच में अगर कोई राष्ट्रगान बजाता है या पिक्चर के बीच में राष्ट्रगान उसका भाग है तो खड़े होना ज़रूरी नहीं है। अब इस फैसले से श्याम नारायण चौकसे संतुष्ट नहीं थे, तो श्याम नारायण चौकसे इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं और वो पुनर्विचार याचिका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, ये जो जस्टिस दीपक मिश्रा थे, पहले ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में थे, उसके बाद में इनका ट्रांसफ़र अलग अलग हाई कोर्ट में होता रहा, शायद मद्रास में, कलकत्ता में, और फाइनली इनका ट्रांसफ़र हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और बाई चांस की बात, ये वाला जो केस था ये वापस से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा को ही मिल जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस दिए जाते हैं या हाई कोर्ट में वो इस तरह से नहीं दिए जाते हैं देखकर, उसमें पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है और जज मांगकर अपनी मर्ज़ी से कोई केस नहीं ले सकते, उनको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है और उस पोर्टफोलियो में जो केसेस होते हैं वही केसेस उनको हैंडल करने होते हैं। ये जो हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया जस्टिस कर्णन का मामला, उसमें एक मामला ये भी था कि उनको जो पोर्टफोलियो दिया गया था उन्होंने बोला मेरे पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण केसेस नहीं हैं। तो ऐसा भी शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई जज खुद मांग के केस लेना चाह रहा हो कि मुझको इस प्रकार के केसेस दो या वो। तो बाई चांस की बात, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 30 जज हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज हैं, तो उनके पोर्टफोलियो तैयार किए गए। बाई चांस ये जो केस था वो जस्टिस दीपक मिश्रा के पोर्टफोलियो में आया। अब इन्होंने फैसला सुनाते हुए अभी 30 नवंबर को फैसला इन्होंने सुनाया कि सभी सिनेमाघरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलवाना होगा और इसके अलावा राष्ट्रगान के वक्त सीन पर तिरंगा भी दिखाना होगा और जब तक राष्ट्रगान चलेगा दर्शकों को खड़ा होना पड़ेगा। फिर कुछ 10 या 15 दिन के बाद में ये डिसीजन आया कि दिव्यांगजनों को इन्होंने कुछ छूट इसमें प्रोवाइड करी और 10-15 दिन के बाद में दोबारा से केस गया। दंगल फिल्म थी और दंगल फिल्म में भी आप जानते हैं कि जब फोगाट जी ने मेडल जीता तो राष्ट्रगान बज रहा था, तो वो भी डॉक्यूमेंट्री के बीच में बज रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर डिसीजन दिया था कि जब किसी पिक्चर के बीच में अगर वो पिक्चर का पार्ट है और राष्ट्रगान उसमें बजाया जाता है तो खड़े होना ज़रूरी नहीं है। तो दर्शकों में यहाँ पे कुछ असमंजस था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है कि शुरू में राष्ट्रगान बजेगा और उसमें खड़ा होना पड़ेगा, तिरंगा लहराया जाएगा, तब क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अगर पिक्चर का पार्ट है तब खड़े होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर शुरू में राष्ट्रगान बजाया जा रहा है तब उसमें खड़े होना ज़रूरी है। तो ये 3 डिसीजन अभी लगातार राष्ट्रगान से संबंधित आए। और अब इससे क्या हुआ, इन 3 डिसीजन के बाद में जो केंद्र सरकार है वो और उत्साहित हो गई और उसने कहा कि राष्ट्रगान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को और कड़े निर्देश देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसको हम देखेंगे अभी आगे। फ़िलहाल जो जस्टिस मिश्रा ने ये जो डिसीजन दिए हैं इनसे जो हमको काम की चीज़ें मिलेंगी उनको देख लेते हैं। तो लोगों का मानना है कि जस्टिस मिश्रा के इस हालिया आदेश से कई सवाल पैदा होते हैं। 2 प्रमुख सवाल हैं। पहला कि सिनेमाघर जैसी विशुद्ध व्यावसायिक और मनोरंजन की जगह पर राष्ट्रगान बजाने का क्या औचित्य है। दूसरा, क्या देश के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए राष्ट्रगान पर खड़ा होना ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कि राष्ट्रगान की संवैधानिक और वैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक मतलब संविधान इसके बारे में क्या कहता है और वैधानिक मतलब इसके बारे में क्या क्या कानून बनाए गए हैं। ये प्रीलिम्स में हमको काम आ सकते हैं। तो संविधान में इसका केवल एक ही जगह उल्लेख है, मौलिक कर्तव्यों में। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसमें पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना, उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का
सम्मान करना। तो इसमें है राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य का भाग है। वैधानिक स्थिति की इसके बारे में अधिनियम बनाया गया है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसकी धारा 3 के अनुसार, धारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है, उसे 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर आप कोई बाधा उत्पन्न करते हो तब आपको दंडित किया जाएगा। तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप राष्ट्रगान बज रहा है और उसको नहीं गाते हो तो क्या होगा, या आप खड़े नहीं होते हो तो क्या होगा। इस तरह का इस अधिनियम में कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर आप राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, खड़े नहीं होते हैं, तब उस केस में क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि गाने के संबंध में इन्होंने नहीं दिया है कि गाना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना, प्रीलिम्स में शायद इस तरह से कंफ्यूज किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के डिसीजन में इसको गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो गाना नहीं, जब बज रहा होगा उस समय खड़े होना अनिवार्य किया गया है। और गाना और खड़े होने से ही संबंध 1987 का सर्वोच्च न्यायालय का ये एक केस है, जिसको अभी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में लेके गई है और कहा है कि इसमें जो छूट दी गई है परिवार को उसको समाप्त किया जाए। ये केस क्या है, ये केरल का केस है और इस केस को इमैनुअल बनाम केरल राज्य के नाम से जाना जाता है। ये जो इमैनुअल हैं, इनके 6-7 बच्चे थे, उनमें 3 बच्चे किसी एक स्कूल में पढ़ते थे। जब नेशनल एंथम बजता था तो वो खड़े होते थे और लेकिन वो उसको गाते नहीं थे। तो उस स्कूल के प्रशासन ने इन बच्चों को निकाल दिया था और बाद में इनके जो बाकी बच्चे थे वो जहाँ पढ़ते थे उनको भी निकाल दिया गया था और इसको विधानसभा में ले जाया गया। इस केस को फिर इनसे कहा गया कि आप लिखित में दो कि जब नेशनल एंथम बजेगा तो बच्चे गाएंगे तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, ये इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रगान बजने के दौरान उसे गाना ज़रूरी है। अगर कोई इसके सम्मान में खड़ा हो जाता है तो उतना काफ़ी है। मतलब कि जो वर्तमान प्रावधान है, अभी जस्टिस मिश्रा का डिसीजन है, उस सभी मूवीज़ से पहले इसको बजाया जाएगा और उसमें वहाँ खड़े होना अनिवार्य होगा, गाना नहीं। तो ये जो इनको छूट मिली हुई है, इस छूट को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है कि ये होना चाहिए। तो पहला तो ये मुद्दा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या, और न्यूज़ में ही ये भी था कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है और ये जो इससे संबंधित नियमावली है वो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने बनाई हुई है। ये जो पूरा अधिनियम है ऊपर वाला, ये केंद्र सरकार ने अधिनियम बनाया है, उसमें पूरी नियमावली है, कहाँ गाना चाहिए कहाँ नहीं गाना चाहिए। तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के विधि अधिकारी हैं मुकुल रोहतगी, वो खुद न्यायपालिका से कह रहे हैं कि आप और सख्त कानून लाइए। तो अगर न्यायपालिका के सख्त कानून लाने को क्यों कहते हो, आप खुद अपना कानून बना के प्रस्तुत करो। अगर वो केंद्र कार्यपालिका काम है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी जो केस है वो न्यायपालिका में पेंडिंग है। तो अगर न्यायपालिका में केस पेंडिंग है तो न्यायपालिका उसका कुछ सॉल्यूशन दे, वो बेटर रहता है। जैसा कि आपने अभी जल्लीकट्टू के केस में देखा था कि तमिलनाडु के सीएम प्रधानमंत्री जी के पास आए थे अध्यादेश जारी करने के लिए, तो उन्होंने कह दिया था कि ये अभी केस पेंडिंग है तो इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो वो दूसरा ये जो प्रावधान है, इससे ये एथिक्स में काम आ सकता है कि इससे भविष्य में उन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है। कैसे कि ये मोरल पुलिसिंग को बढ़ा सकता है। मोरल पुलिसिंग क्या होती है ये हम बता चुके हैं आपको अभी 10-15 दिन पुराने लेक्चर में, काफ़ी डिटेल से हमने इसमें बात की थी। तो ये मोरल पुलिसिंग का एक उदाहरण हो सकता है। मोरल पुलिसिंग क्या होता है कि कोई नैतिक चीज़ जिसको हम नैतिक समझते हैं उसको हम थोपने के लिए लोगों के साथ आक्रामक हो जाएं, उनकी मार पिटाई करें। जैसे कि शिवसेना और बजरंग दल अगर वैलेंटाइन डे को गलत समझ रहे हैं तो वो जो लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ अभद्रता करना, तो वो लोग क्या मोरल पुलिसिंग का काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये लोग गए कि आप ये ऊपर वाले डिसीजन को रद्द कीजिए और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान है और देशभक्ति ये स्कूल से ही बच्चों के अंदर इनकलकेट होना चाहिए, उनमें समाहित करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट मोरल पुलिसिंग का काम नहीं करेगा। तो ये हमको एथिक्स में काम आ सकता है। तो ये तो देखा आपने नेशनल एंथम में कैसे 2001 से प्रक्रिया चली और कैसे वही जज वापस से सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, बाई चांस उनको पोर्टफोलियो में केस मिल जाता है और वो धड़ा के इस पर 2-3 फैसले सुना देते हैं। तो फाइनल जो आज की स्थिति है वो ये है कि अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो खड़े होना ज़रूरी है, लेकिन उसको गाना अनिवार्य नहीं है। और क्योंकि काफ़ी चर्चा में है तो प्रीलिम्स में इसमें कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हम प्रीलिम्स के लिए कुछ नेशनल एंथम के बारे में सत्य कथन और कुछ असत्य कथन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला, अगर आपको आ जाए कि यूनेस्को ने जन गण मन को यानी कि हमारे नेशनल एंथम को बेस्ट नेशनल एंथम चुना है,
तो ये कथन असत्य होगा। ये कथन हम आपको क्यों दे रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस तरह के मैसेज पढ़ने को मिले थे कि हमारे नेशनल एंथम को यूनेस्को ने बेस्ट नेशनल एंथम चुना है। फिर बाद में यूनेस्को ने ही मना कर दिया था कि इस तरह से नहीं चुना गया है। तो चूँकि चर्चा में था तो आप ध्यान कर लेना, इसको ध्यान रखना कि बेस्ट नेशनल एंथम इसको नहीं चुना गया है। दूसरा, ये न्यूज़ भी चर्चा में थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा था। 1911 में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था और 1911 में ही जॉर्ज पंचम ने भारत का दौरा किया था। तो न्यूज़ में कुछ इस तरह से अफवाहें उड़ाई गई थी कि जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया था। तो ऐसा भी गलत है, इसको भी आप असत्य कथन में लिखना कि इसको जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में नहीं लिखा गया था। सत्य कथन में आप क्या क्या ध्यान रखेंगे कि 1911 में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में गाया गया था पहली बार। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसका अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया, और ये मूलतः बंगाली में लिखा हुआ है। इसको उर्दू में, हिंदी में जो अनुवाद करवाया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। कैप्टन आबिद अली इन्होंने इसका अनुवाद किया था और कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसको कंपोज किया था और इसका नाम दिया गया था सुबह सुख चैन। और ये लाइन शायद आपको काम आए कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य कर सके। तो आप ध्यान रखना, यहाँ गाना लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ खड़े होना लिख दें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हमारे पास एक कानून अब है, जो कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के तौर पर काम करता है, तो उसके जो डिसीजन है वो कानून के तौर पर भी माने जाते हैं। तो अगर यहाँ खड़े होना हो जाए तब ये स्टेटमेंट फॉल्स, और अगर यहाँ गाना आ जाए तब ये स्टेटमेंट ट्रू। एंड इसके गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। उन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। तो दरअसल हुआ क्या है कि नॉर्थ ईस्ट की कोई 12 साल की बच्ची है, उसने पीएम को खत लिखा है और कहा है कि उसको इतिहास पढ़ना बहुत रुचिकर लगता है, वो हिस्ट्री पढ़ती है, लेकिन फिर भी वो अपने राज्य के बारे में कुछ नहीं जानती है, वो 7 सिस्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानती है। तो जो भारत का इतिहास है उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो गौरवशाली इतिहास है उसको जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं दी गई है। मौर्य, मुगल शासक, गुप्त साम्राज्य और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके बारे में उसको पढ़ने मिलता है, बस नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं पढ़ने मिलता। और ये 2 एग्जाम्पल हैं चिट्ठी में, 2 नाम, इनको आप ध्यान रखना ये क्या हैं। आप इन पे थोड़ी सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, हम प्रोवाइड करा देंगे। एक तो उन्होंने नाम लिया लचित बोफुकॉन और अहोम। और अहोम के बारे में उन्होंने बताया कि अहोम ने 600 साल तक असम पर राज्य किया था और 17 बार मुगलों को युद्ध में हराया था। और इसके बावजूद भी अहोम की चर्चा भारतीय इतिहास में नहीं की गई है। और कि मैं जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, मुगल से लेकर ब्रिटिश तक, राजस्थान से लेकर कोलकाता तक सबके बारे में पढ़ती हूँ, लेकिन हमारी किताब में नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं कि लोगों के साथ में भेदभाव होता है, अभी दिल्ली की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग उपेक्षा के शिकार होते हैं, चूँकि इतिहास में उनकी उपेक्षा की गई है, कुछ लोग उनके बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतिहास और उनकी संस्कृति बारे में देश के बाकी लोगों को कम जानकारी है। तो उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट की यानी कि 7 सिस्टर्स का जो हिस्ट्री है, जो आर्ट एंड कल्चर है, उसको भी मुख्य धारा में जगह मिलनी चाहिए। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण का दर्जा देते हैं, और ईशान कोण जो होता है वो अगर हम पूरे देश को एक घर की तरह लें तो सबसे पवित्र दिशा, सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। तो देखते हैं पीएम इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, लेकिन ये चूँकि चर्चा में है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अहोम के बारे में आप अपना अच्छे से तैयार कर लेना हिस्ट्री में, और ये देख लेना कि ये लचित बोफुकॉन जो हैं ये कौन है। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे 17 और 18 फरवरी की करंट अफेयर्स में। कविता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।